मैं एक कामकाजी महिला थी और अकेले ही रहती थी। इसलिए मैंने एक आदमी को घर के काम करने के लिए रख लिया। रोज रात को खाना खाने के बाद मुझे होश ही नहीं रहता और सुबह मेरा पूरा शरीर दर्द करता। एक रात मैं खाना खाए बिना ही सो गई, लेकिन उस वक्त मेरे होश ही उड़ गए जब आधी रात होते ही वह आदमी मेरे कमरे में आकर मेरे साथ। मेरा नाम माही है और मैं एक 25 साल की जवान और खूबसूरत लड़की हूँ। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं नौकरी करने लगी। आज मेरी छुट्टी थी, इसलिए मैं कुछ शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल जा रही थी। शॉपिंग मॉल से मैं जैसे ही निकली, बाहर बहुत तेज चिलचिलाती धूप थी। मैंने कई टैक्सियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई टैक्सी रुक ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि कुछ दूर पैदल चलकर आगे टैक्सी देख लेती हूँ। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद गर्मी की वजह से मुझे तेज चक्कर आने लगे और अचानक से मैं गिरते गिरते बची। लेकिन गिरते हुए मैं एक आदमी से टकरा गई और मेरी टक्कर की वजह से वह आदमी ज़मीन पर गिर पड़ा और उसे थोड़ी चोट लग गई। मुझे बहुत शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी। गर्मी की वजह से वह आदमी भी पसीने से भीगा हुआ था। मैंने उस आदमी से माफ़ी मांगी तो वह कहने लगा, बहन, अगर हो सके तो मुझे कुछ काम दिला दो, क्योंकि मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था उसमें कुछ दिनों पहले आग लग गई और फिर वह फैक्ट्री बंद हो गई और मैं बेरोजगार हो गया। हर रोज काम की तलाश में मैं इस तरफ आता हूँ, लेकिन मेरी उम्र को देखकर कोई मुझे काम ही नहीं देता। मैं बहुत ही बुरी हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अगर आप मुझ पर थोड़ी सी मेहरबानी कर दें और मुझे कोई काम दिलवा दें तो आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। वह बोला कि आप तो बहुत अच्छे घर की लगती हैं, तो आपको नौकरों की तो ज़रूरत होगी ही। आप कहें तो मैं आपके घर के काम कर दूंगा। और उस आदमी ने मेरे हाथ से ज़बरदस्ती मेरे शॉपिंग बैग्स ले लिए और कहने लगा, बहन, मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। इसके बदले में आप मुझे कुछ पैसे ही दे देना। उस आदमी की हालत देखकर मुझे उस पर तरस आ गया, क्योंकि वह मेरे पापा की उम्र का ही था और उसका चेहरा देखकर मुझे अपने पापा की याद आने लगी। उस आदमी के बात करने का तरीका बहुत अच्छा था और वह किसी अच्छे घर का लग रहा था, लेकिन हालातों ने उसे आज यहाँ पहुँचा दिया था कि वह मुझसे नौकरी मांगने के लिए मजबूर था। मैंने उससे कहा, बाबा जी, ठीक है, मैं आपको अपने घर के काम काज के लिए रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मेरे घर का सामान ले आए और बाकी के काम भी कर दे। और मेरे पास फ़िलहाल गाड़ी नहीं है। मैं तो टैक्सी ढूंढ रही थी और अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप भी मेरे साथ अभी मेरे घर चल सकते हैं। मेरी बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने बाबा जी से कहा कि आपका घर कहाँ है, तो वह कहने लगे कि वह तो यहाँ नौकरी की तलाश में दूसरे शहर आए हैं और अपनी बेटी की शादी के लिए यहाँ रहकर मेहनत कर रहे थे। हर बाप की तरह वह भी अपनी बेटी को दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहते थे। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे और मुझे मेरे अतीत के पल याद आने लगे। मैंने बाबा जी को तसल्ली देते हुए कहा कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर घर आकर मैंने बाबा जी को घर के थोड़े बहुत काम समझा दिए। मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ी बहुत घर की सफाई भी कर दिया करें। वैसे तो मैं अकेली ही रहती हूँ और मेरा घर ज़्यादा गंदा नहीं होता है, लेकिन मेरे पास घर की सफाई करने के लिए वक्त नहीं बचता है। बाबा जी बोले, उसकी तुम फिक्र बिल्कुल मत करो और मुझे बहुत अच्छा खाना भी बनाना आता है। फिर वह थोड़ी ही देर में खुशी खुशी मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट खाना भी बनाकर ले आए। मैं खुद एक नौकरी पेशा औरत थी और जिसकी वजह से बहुत बिजी रहती थी। इसलिए मैंने बाबा जी से कहा कि अब आप इस घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लें। इसके बदले में मैं आपको बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगी। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी अकेले ही गुजार रही थी और नौकरी के साथ साथ घर की देखभाल करते करते मैं थक जाया करती थी। इसलिए मैंने बाबा जी को खुशी खुशी रख लिया, क्योंकि वह मुझे एक अच्छे इंसान लगे थे।
बाबा जी को मैंने घर में ही एक कमरा रहने के लिए दे दिया, क्योंकि मैं तो इतने बड़े घर में अकेले ही रहा करती थी। दरअसल मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। बहुत साल पहले मैंने अपने पति का घर छोड़कर चली आई और अपने माता पिता से भी अलग हो गई, क्योंकि शादी के बाद मुझे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जब जॉब का ऑफ़र आया तो मेरी सास ने मुझे नौकरी करने से सख्त मना कर दिया। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई को बहुत महत्व देती थी। मैंने पढ़ाई लिखाई घर का काम करने के लिए नहीं की थी, बल्कि मैं कुछ बनना भी चाहती थी। और जब मुझे ऐसा मौका मिला तो मेरी सास ने इनकार कर दिया। मेरे पति भी मेरी सास को समझाने की जगह मुझे ही समझाने लगे, और जब मैंने अपने घर में इस बात को बताया तो मेरे माता पिता भी मुझसे बोले कि बेटी, शादी के बाद ससुराल वालों के हिसाब से ही चलना पड़ता है, इसी में लड़की की भलाई होती है। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि शादी से पहले जब मैंने पिता के सामने यह इच्छा जाहिर की थी कि जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं तब आप मेरी शादी करना, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं नौकरी शादी के बाद कर लूं। उस वक्त उनकी खुशी के लिए मैंने जल्दी ही शादी कर ली। लेकिन अब जब शादी के बाद मेरी नौकरी लग रही है, तब भी वह मेरी खुशी को महत्व नहीं दे रहे हैं, बल्कि मेरे ससुराल वालों के बारे में सोच रहे हैं। मैं शुरू से ही ऐसे स्वभाव की थी कि अगर कोई मेरे दिल से उतर जाए तो मेरे दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं रहता। मैंने अपना फैसला सुना दिया कि अब मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया कि यह दुनिया एक अकेली लड़की के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जब तुम्हारा गुरूर उतर जाएगा तब तुम्हें अपने पापा की बातें याद आएंगी। उस वक्त गुस्से में आकर मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं अपनी नौकरी करने लगी। लेकिन अब मुझे अक्सर अपने पापा की बहुत याद आती। अपने पति रोहन के लिए तो मुझे यह लगता कि उसने तो दूसरी शादी कर ली होगी, लेकिन मेरे पापा तो मुझे मेरी तरह आज भी याद करते होंगे। जब भी मैं थकी हारी अपनी जॉब से घर लौट कर आती तो ऐसा लगता कि काश मम्मी पापा मेरे साथ ही रह रहे होते। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे हमेशा ही पलकों पर बिठाकर रखा और मुझसे कभी भी घर का कोई काम काज नहीं करवाया था। और मेरे पति रोहन ने भी घर में काम वाली बाई लगा रखी थी ताकि मुझे ज़्यादा कुछ काम ना करना पड़े। लेकिन जब से मैं अकेले रह रही थी मुझे सारे काम खुद ही करने पड़ते थे, जिससे मुझे धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि मेरे अपनों ने मुझे न जाने कितनी तकलीफ़ों से बचा कर रखा हुआ था। लेकिन जब मैं अपनी डिग्री, अपनी नौकरी को देखती कि मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिली है, मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है, तब मुझे यह लगता कि मैंने सबको छोड़कर बिल्कुल सही किया था। लेकिन फिर भी मुझे अक्सर अपने मम्मी पापा की याद आ जाती। मेरे पापा अक्सर कहते कि लड़कियों का काम घर को अच्छी तरह से संभालना होता है, लेकिन मैं इसमें विश्वास नहीं करती थी। मेरा मानना था कि लड़कियां भी लड़कों की तरह अपने पैरों पर खड़े होकर बराबर घर को आर्थिक रूप से भी संभाल सकती हैं। आज मैंने अपना सपना पूरा कर लिया था। आज मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की थी, लेकिन मैं सारा वक्त घर में अकेली रहती और घर के कामों में उलझी रहती। मुझे आराम का भी वक्त नहीं मिलता। कभी कभी मैं काम से इतना थक जाती कि रात का खाना खाए बिना ही सो जाती। बाबा जी को रखने के बाद मैं घर की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी, क्योंकि बाबा जी ने बहुत जल्दी घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ लिया और वह पूरी ईमानदारी और लगन के साथ घर के काम कर रहे थे। मैंने तो उन्हें घर की सफाई के लिए रखा था, लेकिन खाना बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ही उठा ली थी। वह सच में बहुत अच्छा खाना बनाते थे। अब मैं हमेशा रात का खाना घर पर ही खाने लगी, वरना पहले तो मैं ज़्यादातर रात का खाना बाहर से ही मंगवा लिया करती थी या फिर भूखे पेट ही सो जाती थी। रात का खाना खाते ही अब मुझे ऐसी नींद आती कि मैं बिस्तर पर लेटते ही सो जाती और फिर सीधा सुबह ही मेरी आँख खुलती। बाबा जी के आने से मैं अपनी नींद को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मुझे पहले सारी रात बिस्तर पर लेटे रहने के बाद भी नींद नहीं आती थी और थकान की वजह से मेरे पूरे शरीर में दर्द भी रहता था। लेकिन बाबा जी के आने से मुझे बहुत आराम मिल गया था और नींद भी अच्छी आती थी।
उन्हें काम पर रखे हुए अभी सिर्फ 20 दिन ही हुए थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक रात मुझे ऑफिस का कुछ काम निपटाना था, इसलिए मैंने खाना एक तरफ रख दिया और अपना काम करने लगी। थोड़ी देर के बाद बाबा जी कमरे में आए तो मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, इतनी रात को आप यहाँ? तो वह कहने लगे कि मुझे लगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए देखने के लिए चला आया। क्योंकि आपके कमरे की बत्ती जल रही थी तो मुझे आपकी फिक्र हुई। मैंने बाबा जी से कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दरअसल मैं अपना काम कर रही हूँ, आप जाकर सो जाइए। बाबा जी सोने चले गए। जब मैं अपना काम खत्म कर चुकी थी तो मेरे दिमाग में यह सवाल आया कि बाबा जी इतनी रात तक आखिर क्यों जाग रहे थे, जबकि उन्हें तो मुझसे पहले सुबह उठना होता है। हर रोज़ जब भी मैं सोकर उठती तो बाबा जी घर की सफाई भी कर चुके होते और मेरे लिए नाश्ता बना रहे होते हैं। फिर कुछ देर सोचने के बाद मैं लेटकर सो गई और सुबह ऑफिस चली गई। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बाबा जी को लेकर शक पनप रहा था, क्योंकि मैं बाबा जी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी और फिर मैंने उन पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया था और अपने घर में जगह दे दी थी। मैं ऑफिस में पहले ही बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रही थी और अब ऐसे में बाबा जी को लेकर भी मैं परेशान हो गई। वैसे तो बाबा जी बहुत अच्छे इंसान थे और अच्छे से काम करते, मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन कल रात की बात ने मुझे थोड़ा सोच में डाल दिया था। शाम को जब मैं घर वापस लौटी तो बाबा जी ने तुरंत ही मेरे लिए कॉफ़ी बनाई और मेरे कमरे में ले आए। मैंने बाबा जी से पूछा कि उनके घर वाले कैसे हैं और उनकी बेटी की शादी कब है। बाबा जी खुद ही बताने लगे कि उनके घर वाले गांव में रहते हैं और वह यहाँ कई साल से रह रहे हैं। बाबा जी 1 साल में एक बार ही अपने घर के लिए जाते हैं। उनकी बेटी की शादी में अभी 5 महीने बाकी हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी तैयारियां भी करनी हैं और उन सभी इंतजामों के लिए पैसों की भी ज़रूरत है। मैंने बाबा जी से कहा कि आप उसकी चिंता ना करें, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी बेटी की शादी के लिए आपकी मदद करूंगी। वह बहुत खुश हो गए और फिर वहाँ से चले गए। मैं सोचने लगी कि क्या मुझे इस आदमी पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार बाबा जी को आजमा लेना चाहिए। इसलिए मैंने रात को खाना नहीं खाया और खाने की प्लेट को अपने कमरे में ही छुपाकर रख लिया। मैं आंख बंद करके काफ़ी देर लेटी रही, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं सोचने लगी कि बिना बात ही मैं एक अच्छे इंसान पर शक कर रही थी और न जाने क्या क्या सोच रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और वह आदमी मेरे कमरे में आ गया। मैं कमरे का दरवाज़ा हमेशा लॉक करके ही सोती थी। मैंने सोचा कि इसका मतलब इस आदमी ने घर की एक्स्ट्रा चाबियों से कमरे का दरवाज़ा खोला है। मेरी तो जैसे सांस ही रुक गई। इतनी रात को न जाने यह मेरे कमरे में क्या करने आया था। मुझे सोता हुआ देखकर वह वापस कमरे से बाहर निकल गया और तब मेरी सांस में सांस वापस आई। लेकिन उस वक्त तो मेरे होश ही उड़ गए जब उस आदमी के पीछे से एक ऐसा इंसान कमरे में दाखिल हुआ जिसे मैं बहुत अच्छी तरह पहचानती थी और मुझे यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह इंसान आधी रात को मेरे घर में मौजूद हो सकता है। वह इंसान मेरे बिस्तर के काफ़ी करीब आ गया और फिर मेरे पास बैठ गया। उसकी निगाहें मेरे ऊपर ही थीं। वह मेरे शरीर को निहार रहा था और जैसे ही उसने मेरे चेहरे पर अपना हाथ फेरना शुरू किया, मेरी तो जैसे जान ही निकल गई और मैं तुरंत ही उठ बैठी। मुझे जागता हुआ देखकर वह इंसान भी हक्का बक्का रह गया। शायद उसे यह यकीन नहीं था कि मैं जाग रही रहूँगी, बल्कि उसे तो यही लग रहा था कि मैं तो बहुत ही गहरी नींद में आराम से सो रही हूँ। मैंने फौरन ही कमरे की सारी लाइटें जला दीं और शोर मचाना शुरू कर दिया। बाबा जी मेरी आवाज़ पर फौरन ही कमरे में दौड़े चले आए। मैंने गुस्से से बाबा जी की तरफ देखा तो वह नज़रें झुकाए मेरे सामने खड़े हुए थे। मैंने आगे बढ़कर उस इंसान का कॉलर पकड़ा और उससे सवाल किया कि वह इतनी रात को
इस वक्त आखिर मेरे घर में कर क्या रहा है, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वह इंसान मेरे कमरे में क्यों आया हुआ है। जब मैं अपना घर छोड़कर नौकरी के लिए इस शहर में आई थी, तो मुझे यह अंदाज़ा तो था कि दुनिया में अच्छे लोगों के साथ साथ बहुत बुरे लोग भी रहते हैं, जो आपके लिए कैसी भी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। खास तौर पर उस वक्त जब एक लड़की के साथ कोई आदमी ना हो, तो हर दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो किसी लड़की को अकेला पाकर उसका फ़ायदा ना उठाना चाहें। मेरी नौकरी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में तो लग गई थी, लेकिन जो वहाँ का मैनेजर था वह मेरे लिए आए दिन मुसीबत साबित हो रहा था। मैं जवान होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी, और यही बात मेरे लिए अब परेशानी का सबब बन गई। उसकी गंदी नज़रें हर वक्त मेरे ऊपर ही रहतीं। वह मैनेजर मेरी खूबसूरती पर ऐसा दीवाना हो गया था कि उसने ऑफिस में मेरा काम करना मुश्किल कर रखा था। वह अलग अलग बहानों से मुझे अपने केबिन में बुलाता और फिर मेरे करीब आने की कोशिश करता रहता। मैं जितना उससे बचने की कोशिश करती, वह हमेशा ही जानबूझकर मुझे उतना ही तंग करता। जब मैं उसके केबिन में नहीं जाती, तो वह खुद ही मेरे केबिन में चला आता और मुझसे इस तरह की वाहियात बातें करता, जिसे सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। और शर्म के मारे मैं ऐसी बात अपने किसी कलीग को भी नहीं बता पा रही थी, जिससे मैं उससे छुटकारा पाने के लिए कोई मदद मांग सकूं। मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि उसकी नीयत गलत है। जब उसने देखा कि मैं उसकी बातों में नहीं आ रही हूँ, तो मुझसे कहने लगा कि वह मुझे एक बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुँचा सकता है प्रमोशन के ज़रिए, अगर मैं उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दूँगी। मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि उसकी ख्वाहिश क्या है, इसीलिए मैंने उसके गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाला मैनेजर इतनी घटिया सोच का इंसान होगा। मैं तो उसकी बेटी की उम्र की थी, लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ इतनी घटिया बात की और उसे जरा भी शर्म नहीं आ रही थी। जैसे ही मैंने उसके मुंह पर तमाचा मारा, ऑफिस में एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया और फिर वह बात ऊपर तक चली गई और मेरे सीईओ को सब कुछ पता चल गया। मैंने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहने की कोशिश नहीं की, जबकि उस मैनेजर ने मेरे खिलाफ न जाने क्या क्या कह दिया और मुझ पर बहुत सारे झूठे इल्ज़ाम लगा दिए कि मैं उससे प्रमोशन की किस तरह से मांग कर रही थी, और जब उसने मुझे प्रमोशन देने से मना कर दिया, तो मैंने उसे बदनाम करने के लिए ये सारी साजिश रची है। उसका झूठ सुनकर तो मैं दंग ही रह गई थी। वह मैनेजर उस कंपनी में काफ़ी पहले से काम करता था, इसीलिए मेरे कंपनी वालों ने मुझसे ज़्यादा उस पर भरोसा किया और फिर मेरे खिलाफ नोटिस भेज दिया गया। उस दिन के बाद से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और उस मैनेजर से भी मैंने दूरी बना ली थी। चाहे कोई भी काम होता, लेकिन मैं कभी भी उस मैनेजर के केबिन में नहीं जाती और बाकी के लोगों से ही अपना काम पूरा करवाने की पूरी कोशिश करती। मैं कई महीनों से उस मैनेजर को नज़रअंदाज कर रही थी, क्योंकि मेरे लिए मेरी नौकरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि उस मैनेजर ने मेरा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है, बल्कि वह तो मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। आधी रात को अपने कमरे में उस मैनेजर को देखकर मेरी जान निकल गई थी और वह इतना बेशर्म निकला कि वह मेरे घर आ गया। जब मैंने मैनेजर से पूछा तो कहने लगा कि मैंने जिस तरह सबके सामने उसकी बेइज्जती की है, इस बात का वह मुझसे बदला लेना चाहता है।
मैनेजर को बहुत अच्छी तरह से यह बात पता थी कि मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। उसने मेरे बारे में सब कुछ मालूम कर लिया था कि मैं घर में काम-काज करने के लिए नौकर रखना चाहती हूँ और उसने इसीलिए जानबूझकर अपने नौकर को मेरे रास्ते में भेजा और नाटक रच के अपने नौकर को मेरे घर तक पहुँचा दिया। वो जो आदमी मेरे घर में नौकरी कर रहा था, वह मैनेजर के कहने पर ही मेरे घर में आया हुआ था। थोड़े दिनों में उस आदमी ने मेरे घर की सारी बातें मैनेजर को बता दी और वह जान गया था कि वह बहुत आसानी से मेरे साथ मनमानी कर सकता है। मैनेजर मेरे साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करके मुझे निशाना बनाना चाहता था ताकि वह मुझे पूरी ज़िंदगी ब्लैकमेल करके अपने साथ गलत काम करने को मजबूर कर सके। लेकिन भगवान की दुआ से इससे पहले कि वह मेरे साथ कुछ भी गलत करता, उसकी सारी हकीकत मेरे सामने आ गई थी। वह मैनेजर एक 55 साल का शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप था। बस वह मुझे बेइज्जत करना चाहता था। उसे यह पता था कि मेरे सर पर ना तो पति का हाथ है और ना ही बाप का साया। इसलिए उसने सोचा कि अगर मैं उसके जाल में फंस गई तो वह मेरा अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। आज मुझे एहसास हो रहा था कि पापा ठीक ही कहते थे कि बेटियां अपने घर की 4 दीवारी में ही सुरक्षित होती हैं। मैंने बाबा जी की तरफ गुस्से से देखा और फिर मैंने उनसे कहा कि आप तो मेरे बाप के समान हैं और मैंने आप पर कितना भरोसा किया, लेकिन ना तो आपने मेरे भरोसे की कद्र की और ना ही अपनी उम्र का लिहाज किया। मैं तो आपकी बेटी के समान थी, लेकिन आपने इस बात की भी लाज नहीं रखी। मैंने आपकी मजबूरी सुनकर आपको अपने घर में लेकर आ गई और आपसे आपकी बेटी की शादी में मदद करने का मैंने वादा भी किया था। लेकिन इस सब के बावजूद भी आपने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। उस आदमी ने शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुका लीं और कहने लगा कि वह अपने मालिक के कहे अनुसार ही चल रहा था। उसकी भी मजबूरी थी। वह बोला कि मालिक ने उससे कहा कि अगर वह मालिक का यह काम करेगा तो मालिक उसकी बेटी की धूमधाम से शादी करवा देगा और वह अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। इसीलिए वह उसकी यह बात मान गया। लेकिन आज उसे एहसास हो रहा है कि अपनी बेटी की खुशियों के लिए उसने किसी और की बेटी की इज्जत पर दाग लगा दिया था। मैनेजर ने अभी तक मेरे साथ कोई गलत काम नहीं करा था और ना ही वह मेरी कोई गलत तस्वीर ले पाया था। इसीलिए मैंने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करके अपने घर पर बुला लिया और पुलिस को शुरुआत से अब तक उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो सब साफ साफ बता दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बाबा जी ने मुझसे अपनी गलती की माफ़ी मांगी और उन्हें अपनी गलती पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा भी था। वह मुझसे बोले कि वह मजबूर होकर मालिक की बातों में आ गए थे, लेकिन वह दिल से एक अच्छे इंसान थे। मैनेजर की गिरफ्तारी की खबर जब मेरी मल्टीनेशनल कंपनी में पहुंची तो उस मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया गया। मैंने बाबा जी को एक और मौका दिया और अपने घर पर ही नौकरी के लिए रख लिया। उसके बाद मैं अगले ही दिन अपने माँ बाप से मिलने पहली बार उनके घर गई, क्योंकि अब मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन थी और मैं उनसे माफ़ी भी मांगना चाहती थी, क्योंकि मुझे अब बहुत अच्छे से ये समझ आ चुका था कि मैं कितनी गलत थी। पहले मुझे अपने माँ बाप की बातें बहुत बुरी लगा करती थीं, लेकिन अब मुझे ये पता चल गया था कि कहीं ना कहीं वह पहले से ही ये जानते थे कि यह दुनिया कितनी बुरी है और इसी वजह से वह मुझे हर समय टोकते रहते थे।
जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे मम्मी पापा मुझे घर पर देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने सब कुछ भुलाकर मुझे अपने गले से लगा लिया। फिर मैंने अपने पापा को बताया कि मैं अब बहुत अच्छी नौकरी कर रही हूँ और अगर आप चाहें तो मैं शादी भी कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे पापा मुस्कुराने लगे और बोले, क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद आ गया है? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई लड़का पसंद नहीं है। आप जिससे चाहें उससे मेरी दोबारा से शादी करवा सकते हैं। तो पापा बोले कि फिर रोहन का क्या होगा? तो मैंने कहा कि आपको क्या लगता है कि क्या रोहन ने मेरा इंतज़ार किया होगा? वह तो अब तक कब का शादी कर चुका होगा। इस बात पर मेरे पापा मुस्कुराने लगे और बोले, यह तुम्हारी गलतफहमी है बेटा। रोहन तुमसे बहुत प्यार करता था। तुम तो हम सबको छोड़कर चली गईं, लेकिन रोहन ने अभी तक शादी नहीं की है। वह अब तक सिर्फ तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा है। पापा की यह बात सुनकर तो मैं चौंक गई। फिर शाम को पापा ने रोहन को घर बुला लिया। रोहन ने मुझसे माफ़ी मांगी और उसने कहा कि मुझे तुम्हारी इच्छा का मान रखना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो मैंने भी रोहन से माफ़ी मांगी और उससे कहा कि मुझे भी पहले तुम्हें और सासू माँ को समझाना चाहिए था, लेकिन मुझे भी बहुत जल्दबाजी थी और मैंने तुरंत ही फैसला कर लिया और फिर मैं सब कुछ छोड़कर चली गई। उसके बाद मैं रोहन के साथ वापस अपने ससुराल लौट गई। मेरी सास ने भी मुझे खुशी खुशी अपना लिया और उन्हें अब मेरे नौकरी करने से भी कोई ऐतराज़ नहीं था। मुझे भी यह समझ आ चुका था कि जिस औरत के सर पर किसी मर्द का साया नहीं होता है, उसे यह ज़माना नोचने के लिए तैयार रहता है। अगर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो फिर आप अपनी हर ख्वाहिश शादी के बाद भी पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।